हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं गोदान को। यूपीएससी में आए हुए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम गोदान को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, गोदान को समझने से पहले हम इस कोट पर ध्यान देते हैं। यह प्रेमचंद की कोट है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। प्रेमचंद असल बात प्लूटोनिक प्यार की बात कर रहे हैं और इस कोट के माध्यम से एक व्यंग्य कस रहे हैं। इस कोट को हमने क्यों पढ़ा वो आपको अगली स्लाइड में पता चलेगा। ये 2021 में व्याख्या आई है। व्याख्या गोदान से ही है। व्याख्या कह रही है, प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। असल में अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर एक अधिकार भाव पैदा होगा कि अरे मैं तो प्रेम करता हूँ तो इस पर मेरा अधिकार है। ये अधिकार भावना श्रद्धा नहीं आने देगी आपके प्यार में। पहली चीज़ तो ये, इस पर अभी हम बात करेंगे। दूसरी चीज़, आप किसी से प्रेम करते हैं, बदले में आप चाहते हैं ना कि उस प्रेम के बदले में आपको भी कुछ मिले। आपको उम्मीद आती है, आपको उम्मीद जगती है। अगर आपको ये उम्मीद आती है ना, तो आपका प्यार प्लूटोनिक नहीं है, आपका प्यार आदर्शवादी नहीं है। आप प्रेम करिए, लेकिन कुछ पाने की इच्छा, किसी के बदले में किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिए। वो प्यार है प्लूटोनिक, स्वच्छंदतावादी प्यार। और इसमें जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपके प्यार में, आपके प्रेम में अधिकार भाव है, तो अधिकार भाव श्रद्धा नहीं आने देगा। और अगर अधिकार भाव आपके प्रेम में ख़त्म हो जाता है तो आएगी श्रद्धा, और जब श्रद्धा आएगी तो जो श्रद्धा से प्यार आएगा ना, वो आत्मसमर्पण करके ही मानेगा। जब तक आत्मसमर्पित नहीं करेगा तब तक उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। प्रेमचंद यही समझाना चाहते हैं कुछ करेक्टर के माध्यम से। बहरहाल हमारा प्रश्न ये नहीं था। हमारा प्रश्न था गोदान भारतीय कृषि जीवन का ज्वलंत दस्तावेज है। इस कथन की साधारण समीक्षा कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न की डिमांड क्या है। इस प्रश्न की क्या डिमांड है? असल में गोदान के माध्यम से ना, जो भारतीय किसान की समस्या है उसको बताना, समस्या बताना तथा उसकी मूल व्यथा का वर्णन करना। तो चलो करते हैं। देखो, प्रेमचंद ने गोदान को लगभग 2 वर्षों में पूरा किया। शायद 1934 में लिखना शुरू किया और 1936 में पूरा कर दिया। इतने लंबे समय तक एक ही सृजनात्मक मानसिकता में किसी लेखक का रहना। सृजनात्मक मानसिकता का मतलब है कि एक ही भाव में रहना। देखो, जो कविता है, छोटी कहानियाँ हैं, इन सब में एक भाव बहुत जल्दी से आ जाते हैं और वो भाव पैदा करके चले जाते हैं। लेकिन उपन्यास एक लंबी विधा है, लंबे समय तक लिखी जाती है, और लंबे समय तक किसी एक भाव में रहना किसी लेखक का असंभव लगता है। लेकिन प्रेमचंद किसानों की समस्या से इतने त्रस्त थे कि गोदान में उनकी समस्याओं को उठाया और उनका समाधान ढूंढने की भी कोशिश की। तो प्रेमचंद ने किसानों की समस्या को गोदान से पहले भी अपने कई उपन्यासों में उठाए हैं। प्रेमाश्रम में, कर्मभूमि में। तो फिर गोदान ही इतनी पॉपुलर क्यों है? देखो, प्रेमाश्रम में बेदखली और इजाफा लगान, कर्मभूमि में बढ़ते हुए आर्थिक संकट और किसानों की लगानबंदी की लड़ाई पर प्रेमचंद लिख चुके हैं। फिर गोदान ही इतनी पॉपुलर क्यों है? गोदान लिखकर प्रेमचंद ने ना किसानों की संपूर्ण समस्याओं को मानो उसमें समाहित कर दिया हो। इनके पहले के उपन्यासों में क्या था कि जैसे प्रेमाश्रम हो गया, कर्मभूमि हो गई, इन सब में प्रेमचंद ने किसानों की किसी एक समस्या को उठाया है। लेकिन गोदान में इन्होंने संपूर्ण समस्याओं को उठा दिया है। रामविलास शर्मा गोदान के बारे में बोलते हैं कि गोदान में किसानों का जो शोषण का रूप है ना, वो दूसरा ही है। यहाँ सीधे सीधे राय साहब के कारिंदे होरी का घर लूटे नहीं पहुँचते। आपने पुरानी पिक्चरों में, अमरीशपुरी टाइप की पिक्चरों में आपने देखा होगा कि वो किसान के घर गुंडे भेजता है कि जाओ उनको लूट लाओ। लेकिन गोदान में ऐसा नहीं होता, उसका घर लूटा नहीं जाता। यहाँ पे अंग्रेजी राज के कचहरी कानून सीधे सीधे उसकी ज़मीन नहीं छीनते, लेकिन उसकी ज़मीन छीन जाती है। असल बात हो क्या रहा है? देखो, जो शोषक वर्ग है ना, वो इतना होशियार है, इतना सतर्क है कि वह होरी को महसूस नहीं होने देता कि होरी का शोषण हो रहा है। वो इतना सतर्क है कि होरी को अपने जैसे 10-5 आदमी इकट्ठा करके ना, होरी उनके घर पे पहुंच नहीं सकता या उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि होरी के अंदर ये भाव ही नहीं है कि उसका शोषक कौन है। होरी यह सब भाग्य का खेल है, मनुष्य का इसमें कोई बस नहीं। होरी तो इस भावना का शिकार है ना, वह सामंतवादी व्यवस्था की इस भावना का शिकार है कि वह यह मानता है कि ये सब तो भाग्य का खेल है, इस पे कहाँ मनुष्य का विश्वास है। मतलब कि वह इन शोषक के चंगुल में ऐसा फंसा है और समझ ही नहीं पाता कि यह सब क्यों हो रहा है, और ये सब वो तकदीर का दोस्त है। यही डॉक्टर शर्मा कहना चाहते हैं। देखो, गोदान का होरी भारतीय किसानों का प्रतिनिधि है। होरी उन तमाम गरीब किसानों की विशेषताएं लिए हुए है जो जमींदारों और महाजनों की धीमे धीमे लेकिन बिना रुके हुए चक्की में पिसा करते हैं। ये समझने के लिए आप ये लाइन पढ़ो। यहाँ सैलाब का बेग नहीं, लहरों के थपेड़े नहीं, यहाँ ऊपर से शांत दिखने वाली नदी भंव रही है जो भीतर ही भीतर मनुष्य को डुबोकर तलहटी से लगा देती हैं, और दूसरे को वह तभी दिखाई देती है जब उसकी लाश ऊपर आती हुई बहने लगे। कितनी दारुण दशा लिखी है प्रेमचंद ने। होरी के रूप में किसानों की दारुण दशा का वर्णन प्रेमचंद में ना गोदान के अलावा और कहीं नहीं मिलता। गोदान में सामाजिक आर्थिक शोषण की कई परतें हैं और गोदान उस पूरे तंत्र की बृहद आलोचना प्रस्तुत करता है। सामाजिक आर्थिक शोषण का मतलब है ना, और ये कई परतें, मतलब अनियन, आप अनियन जानते हो, उसकी कई परतें होती हैं। होरी इसको खोलते खोलते थक जाता है और खोल नहीं पाता और आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये इतनी पेचीदा है, यही प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं।
आप आगे देखो, होरी जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँव के सहलाने में ही कुशल है। यहाँ यहीं होरी से ना शोषण की शुरुआत होती है, इसी लाइन से, क्योंकि गोदान की शुरुआती लाइन है, और यहीं से होरी के शोषण की शुरुआत होती है। वह सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था के सामने इतना मजबूर है कि उसका जीवन सामंतों के हाथ में ना होकर उनके पैरों में पड़ा है। एक किसान की ज़िंदगी कितनी सस्ती है, सामंतों के पैरों में पड़ी है। पैर हटाया तो जीवन गया, और पड़ा रहा तो मर मर के ज़िंदगी चलती रहे। समझ रहे हो आप कि इन लाइनों में कितनी गहराई है। असल में आप एक बात यहाँ पे और समझ लो होरी के कैरेक्टर को समझने के लिए, कि जो ज़मींदार थे, महाजन थे, ये सब किसानों का शोषण तो करते थे ना, ये सब पीजेंट के किसानों का शोषण तो करते थे। लेकिन जब जब ना होरी को पैसे की ज़रूरत होती थी, जब जब होरी के ऊपर आर्थिक संकट आता था, तो ये ज़मींदार महाजन उसे कर्ज देने के लिए पहुंच जाते थे। तो कर्ज में डूब जाने पर भी होरी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि आत्महत्या भारतीय किसान और भारतीय लोक जीवन की प्रवृत्ति कभी नहीं रही है। सामंतवाद में व्यक्ति जातिगत भेदभाव, बेगार, बेदखली, इन सब से वह सामाजिक और आर्थिक शोषण उसका होता है, लेकिन उसके जीवन में ना उल्लास बचा रहता है और जीवन में उसका विश्वास कभी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे होरी ना इसी पद्धति पर है, और होरी के अंदर जिजीविषा है, वह जीना चाहता है लेकिन आखिर में जी नहीं पाता। तो इस बात को समझो। एक बात और समझ लो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो प्रेमचंद है ना, उनका थोड़ा सा एक माइंडसेट आपको समझने की ज़रूरत है। दरअसल प्रेमचंद जो आज़ादी का आंदोलन है, तो वो आज़ादी के आंदोलन को ना समाज के जो वंचित तबके हैं, जैसे किसान हो गए, महिला हो गए, मजदूर हो गए, इन सबके हित की दृष्टि से देखते हैं। और उनकी इस बारे में स्पष्ट समझ है कि जब तक इन वंचित तबकों का शोषण खत्म नहीं होगा, तब तक स्वाधीनता का कोई मतलब नहीं है। और जब तक इनका शोषण होता रहेगा, और तब तक ये आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभा भी नहीं पाएंगे, है ना। तो इसमें एकदम प्रेमचंद की स्पष्ट स्पष्ट समझ है। कुछ सीमित में महात्मा गांधी भी यही किए हैं। उन्होंने इस आंदोलन को गांव तक ले गए, किसानों तक ले गए, और आज़ादी में उनको एकदम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की ना। तो आप ये यहाँ पे प्रेमचंद का आपको माइंडसेट समझने की ज़रूरत है। आप इसको आखिरी में कंक्लूजन में डाल सकते हैं इस लाइन को। तो ठीक है, यहाँ पे हमने समझ लिया गोदान को पिछले प्रश्नों के माध्यम से। हम गोदान को और भी पढ़ेंगे ऐसे ही प्रश्नों के माध्यम से। धन्यवाद।